Hello, friends. I hope all of you are doing good. We are back with some more JE questions. Today, we will take JEE Mains 2019 paper of day shift 1. Okay, so I again request all of you to please try these questions with me so we can improve yourself and आपको खुद को भी पता चलेगा आप कहाँ पे लेक कर रहे हो और कहाँ पे आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ वो कॉन्सेप्ट कहीं से भी सीख के आइए। जो आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल हो या फिर आपकी फेवरेट बुक हो, रेसनिक हॉलीडे, एच सी वर्मा, जहाँ से भी आपको समझ में आए प्लीज़ वो क्वेश्चन वहाँ से सीख के आइए, वो कॉन्सेप्ट सीख के आइए और फिर मेरे साथ आइए। क्वेश्चंस को लगाना कभी बंद मत कीजिए, क्वेश्चन से कभी भी मत डरिए, ट्राई कीजिए एटलीस्ट कितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को क्वेश्चंस को लगा लगा के। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, यह फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट 0.5% लॉन्गर, द परसेंटेज चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इफ इट्स वॉल्यूम रिमेंस अनचेंज्ड। ठीक है, कॉपर वायर को मान लेते हैं कि रबड़ है, रबड़ यानी इरेजर है। ठीक है, ये बोला वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है? ये फर्स्ट कंडीशन है वी आई। जब आप वो स्ट्रेच करते हो इसको तो फेल जाता है, लेकिन इसका एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया कम हो जाएगा लेकिन फेल जाएगा। पहले अगर लेंथ एल थी तो नई लेंथ एल डैश आ जाएगी। पहले का अगर एरिया ए था तो नया एरिया क्या हो जाएगा? ए डैश। इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम विल बी इक्वल, राइट। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाई इट्स लेंथ विल बी इक्वल टू फाइनल एरिया ए डैश मल्टीप्लाइड बाई इट्स फाइनल लेंथ। ठीक है, ये एक कंडीशन मिल चुकी है अपने आप को। ठीक है, ये एक कंडीशन मिल चुकी है मुझे क्या पता लगाना है? मुझे पता लगाना है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा परसेंटेज में। ठीक है, तो अगर मैं याद करना चाहूँगा परसेंटेज का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो लेंथ को डिफाइन करते बनता है, तो कौन सा फॉर्मूला मुझे याद आएगा? मुझे फॉर्मूला याद आएगा रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। बिल्कुल सही, यह फॉर्मूला मुझे याद आएगा। तो अगर मैं बोलता हूँ मेरा फर्स्ट कंडीशन में रेजिस्टेंस कितना था? आर इनिशियल मेरा रेजिस्टेंस कितना था? वो था रो इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया। बाद में स्ट्रेचिंग के बाद में कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा? आर टू इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी रो मल्टीप्लाइड बाई इट्स न्यू लेंथ। तो न्यू लेंथ के लिए मैं बोल सकता हूँ कि एल डैश, और नया एरिया भी चेंज होगा ना। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर आप स्ट्रेच कर रहे हो, इसका मतलब एरिया भी चेंज होगा, एरिया भी यहाँ पे चेंज होगा। तो एरिया भी मुझे ए डैश रखना पड़ेगा, ना कि ए डैश। अब सब सही है। ठीक है, चलो मान लेते हैं एल डैश हमको दिया हुआ है, तो मैं ए डैश को निकालता हूँ एल डैश की फॉर्म में। ए डैश क्या बनेगा यहाँ से? ये बनेगा ए मल्टीप्लाइड बाई लेंथ डिवाइडेड बाई एल डैश। करेक्ट है। अब ध्यान से देखो कि एक रिलेशन दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 0.5% लॉन्गर का। क्या मतलब इसका? कि अगर लेंथ मेरी पहले एल है इनिशियल लेंथ, तो फाइनल लेंथ एल डैश हो जाएगी 0.5% लॉन्गर, यानी हो जाएगी 1.005 एल। क्यों मैंने 1.005 एल लिखा? क्योंकि यह 5% नहीं है। 5% होती तो मैं लिखता 1.05, यहाँ पे 0.5% लॉन्गर। तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? एल डैश इज इक्वल टू, अगर मेरा एल 100 है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.005। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, एल है वो 100 है, तो एल डैश कितना हो जाएगा? जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा ये बनेगा 100.5। देखिए यहाँ पे 0.5% इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो मैं ये रिलेशन लिखता हूँ यहाँ पे, तो आर डैश बन जाएगा रो 1.005 एल डिवाइडेड बाय ए डैश। ओके, ए डैश की वैल्यू यहाँ से ले लूँ मैं। ठीक है, ए एल डिवाइडेड बाई एल डैश। करेक्ट है।
एल से एल कैंसिल कर सकता हूँ मैं, एल से एल कैंसिल कर सकता हूँ मैं। तो आर टू कितना बनेगा, रो डिवाइडेड बाई ए 1.005, और एल डेस क्या होता है 1.005 एल, तो मैं 1.005 का स्क्वायर डाल देता हूँ यहाँ पे, एल डेस का एल आ जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गया R2, मेरे पास क्या आ गया R2 फाइनल रेजिस्टेंस, ये है मेरा इनिशियल रेजिस्टेंस। और मुझे चाहिए परसेंटेज में दोनों का रिलेशन, तो मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ R2/R1। ठीक है, तो R2/R1 कितना निकलेगा, जब इस इक्वेशन में इक्वेशन 3 से डिवाइड करता हूँ मैं, तो रो बाई ए कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, 1.005 का होल स्क्वायर मिलेगा मेरे को, क्यों, एल से एल भी तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, और इसको सोल्व करने पे कितना मिलता है अपने को, जब 5 स्क्वायर होगा 25 होएगा, तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा 1.005 को 1.005 से मल्टीप्लाई करो आप, यह बनेगा 1. मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1.005 1.005 25,502,05 या 5550, राइट। यह बनेगा हमको 1.01, ठीक है 1.010, करेक्ट। ठीक है, ये आ गया R2/R1, ये R2/R1 आ गया। मुझे क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए, इंक्रीमेंट का परसेंटेज चाहिए, तो मैं आर को इससे घटा देता हूँ। तो मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा यहाँ पे, मैं फार्मूला लगाता हूँ यहाँ पे R2/R1 माइनस R1 इंटू 100। ठीक है, R2/R1 मेरे पास ऑलरेडी है, R1 -1 कर दूंगा मैं, तो मेरे पास बचेगा 0.010, जब मल्टीप्लाई करूँगा 100 से तो बन जाएगा 1%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा 1%, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। मेन कॉन्सेप्ट जो अंडरस्टैंड करने वाली चीज़ थी यहाँ पे वो थी ए वॉल्यूम रिमेन्स अनचेंज्ड। वॉल्यूम जब अनचेंज्ड रहता है तो हमें यह कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। स्ट्रेचिंग हो रही है, इट मीन्स डेफिनेटली देर विल बी चेंज इन एरिया बिकॉज वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। फाइन, ओके, let's take another question. This is very simple question. Its resistance is shown in the figure. Its value and tolerance are. ध्यान से देखिए तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला, एक ट्रिक बचपन में आप लोगों ने कभी सुनी होगी, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज़ ए वेरी गुड वाइफ। क्या दिमाग में आ रहा है ये लाइन सुन के, देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे 3 बार बी आता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज होते हुए मैंने देखा यहाँ पे, या फर्स्ट बी, या सेकंड बी, या थर्ड बी। फर्स्ट बी हमेशा ब्लैक को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सेकंड बी रिप्रेजेंट करता है ब्राउन को, ब्राउन। थर्ड बी रिप्रेजेंट करेगा ब्लू को। ये चीज़ हमेशा आप याद रखना क्योंकि जनरली बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सीरीज़ होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट डिजिट 0, सेकेंड डिजिट 1, थर्ड डिजिट 2, 3, लाइक दिस इट विल बी स्टार्ट। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या बोलती है कि सिल्वर फर्स्ट पहले आएगा, सॉरी गोल्ड पहले मान लो आप, गोल्ड पहले आएगा, तभी गोल्ड को 5% देंगे टॉलरेंस के लिए। सिल्वर की कोटिंग होगी उसको हम देंगे 10%। ठीक है, गोल्ड की कोटिंग को देंगे 5% एंड सिल्वर की कोटिंग को देंगे 10%। ये फोर्थ लाइन होती है वो हमेशा टॉलरेंस को बताती है। ठीक है, चलो 4 डिजिट होते हैं। इसका जो मेन नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे लिखते हैं हम, नोमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ पार्ट प्लस माइनस टॉलरेंस का पार्ट। जब रेट दिया हुआ है तो रेट कितने नंबर पे है, 1 2 3 पर सीरीज तो 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 1 2 0 1 2 आ रहा है ना रेट के ऊपर, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 2। अगला क्या है, वायलेट कहाँ पे आएगा, ये देखो ये रहा वायलेट, 0 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी हैज़ नहीं आएगा,
6 वेरी आएगा ना, ये 7th है, वेरी 7th पे है ना। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये ओनली यही डिजिट हम सीरीज़ में काम में लेते हैं। बाकी जस्ट एक वेव और मोमेंटम बनाने के लिए हमने पूरे वर्ड को लिखा है ताकि हम जल्दी से याद रख सकें। तो वॉयलेट नंबर पे आता है 7 पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ 7, ठीक है। थर्ड नंबर पे आ रहा है ऑरेंज, और ये नंबर कितने पे आ रहा है 0 1 2 3, राइट 3 पे, तो 10 टू पावर होगा 3। कोटिंग किसकी है, सिल्वर की, सिल्वर आता है 2 नंबर पे, सिल्वर आता है 2 नंबर पे, इसका मतलब 10% प्लस माइनस 10%, तो 27 इंटू 10 टू पावर 3 10%। अब यहाँ पे 10 टू पावर 3 को मैं किलो लिख सकता हूँ किलो किसके लिए आता है 10 टू पावर 3 के लिए, मेगा किसके लिए आता है 10 टू पावर 6 के लिए, ये डेसी, सेमी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ये किस चीज़ के लिए आता है, ये नेगेटिव सीरीज़ के लिए आता है जब हम नेगेटिव में जाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा कीबाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब किसके लिए आता है, ये जब आता है जब हम पॉजिटिव वे में जाते हैं, सीरीज़ को प्लस के लिए तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 27 किलो ओम विथ 10% टॉलरेंस। करेक्ट आंसर इज सी। अंडरस्टूड। तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। फ्रीक्वेंसी मतलब मान लो कोई वेव है, ये बहुत जल्दी जल्दी अप डाउन कर रही है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, धीरे धीरे अप डाउन कर रही है, धीरे धीरे अप डाउन कर रही है तो लाइक दिस, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। इस वेव की फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है भाई, थोड़ा सा याद कर लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब सपोज करो 3D है, वेव इस डायरेक्शन में चलेगी, ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमेशा 2 फील्ड होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अप डाउन करते हुए चल रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में अप डाउन करते हुए चलेगा। इस तरह तीनों डायरेक्शंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। सपोज करो एक्स डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सिलेक्ट करेगा जेड डायरेक्शन में। आई बात क्या समझ में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो एक्स डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप बता सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी होती है जो लाइट की वेलोसिटी होती है, यानी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक्चुअली इसका उल्टा अगर मैं बोलूँ तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो एक बड़ा स्पेक्ट्रम है। सपोज करिए ये स्पेक्ट्रम है, इस सब की वेलोसिटी 3 × 10⁸ है, लाइट को इतना सा पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम लाइट बोलते हैं, जिसमें 7 कलर्स आते हैं, उसकी स्पीड भी वही होगी ना जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की होगी, EMW की स्पीड होगी। इसलिए जब EMW की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, दैट्स वाई लाइट की स्पीड भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया हुआ है, दैट 6.3 वोल्टेज पर मीटर है। जे यहाँ पे क्या है, जे यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, जे केप एक्चुअली है, ये बता रहा है कि वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में, वेलोसिटी है वो एक्स डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वाई डायरेक्शन में, जे केप, आई केप, जे केप, के केप। तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, ऑब्वियसली के केप डायरेक्शन में होगा। और इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, इन तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है E = BC। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, E = BC, ये इसके बीच में एक रिलेशन होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जी हाँ बिल्कुल दिया हुआ है। लाइट वेलोसिटी बिल्कुल पता है, और बेटर टू से EMW स्पीड हमें बिल्कुल पता है। तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। क्या होगा बी की डायरेक्शन तो हमें पता है, के केप होगी,
क्योंकि सी की डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक डायरेक्शन की डायरेक्शन के केप होगी। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, के पहले से दिया हुआ है, कोई बात नहीं, कोई भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड हम ई में सी का डिवाइड करके इजीली निकाल सकते हैं। जब 6.3 को डिवाइड करेंगे हम 3 से, 3 इंटू 10⁸ से, ये 10⁸ तो ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻8 बन जाएगा, 10⁻⁻8। ये देखो ऑप्शन डी तो यहीं रिमूव हो गया, ऑप्शन डी नहीं होगा। अब 6.3 में जब मैं डिवाइड करूँगा 3 का ऑलमोस्ट क्या डायरेक्ट जब डिवाइड करते हैं 2.1 आएगा इजीली। अगर ये कैलकुलेशंस कॉम्प्लेक्स होती तो मैं ऑलमोस्ट 2 के ऑलमोस्ट निकालता, और यहाँ पे 2 के ऑलमोस्ट ऑप्शन नंबर 2 है, और कोई ऑप्शन नहीं है जो 2 के आसपास की रेंज में है। यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट मिल रहा है 2.1। अगर ये थोड़ी सी भी कॉम्प्लेक्स होती तो मैं जल्दी आंसर निकालने के लिए थोड़ा ऑलमोस्ट रेंज में चला जाता। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सी हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन द स्विच एस इज द सर्किट शोन, ये स्विच एस है, इज क्लोज्ड, जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा और करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ करंट आई विल बी, ये आई की वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लगाए भाई यहाँ पे, क्या कॉन्सेप्ट लगाए आप बताइए। एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है सब चीज़ों के बीच में, वो है यहाँ पे जंक्शन बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, जंक्शन बन रहा है, राइट। जी हाँ, यहाँ पे बन रहा है जंक्शन, और जंक्शन का क्या रूल होता है, KCL, किरचॉफ सर्किट लॉ। बिल्कुल सही। ओके, अगर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ वोल्टेज है V, यहाँ पे 20, यहाँ पे V, करंट का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज। तो चलो मैं सबसे पहले KCL की इक्वेशन लिख लेता हूँ, I1 इनकमिंग करंट प्लस I2 इनकमिंग करंट, ये इक्वल होगी I के जो आउटगोइंग करंट है। ठीक है, अब I1 के लिए जब मैं लिखता हूँ V इक्वल टू IR से क्या मैं लिख सकता हूँ, V इक्वल टू IR से 20 माइनस V डिवाइडेड बाई R 2 ओम, ये I1 की वैल्यू होगी। क्या मैं लिख सकता हूँ, आप बोलोगे जी हाँ सर आप बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे देखूंगा 10 वोल्टेज से V की तरफ जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि करंट V इक्वल टू IR से क्या मैं बोल सकता हूँ, V इक्वल टू IR से, सेम कलर ले लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। V इक्वल टू IR से क्या मैं बोल सकता हूँ कि हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस 4 ओम, ये होगी I2। आपने बोला जी हाँ सर बिल्कुल I2 तो यही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब I1 है I2 है, I की वैल्यू मुझे निकाल लेनी है, तो मैं क्या इन दोनों को रख दूँ यहाँ पे, आपने बोला जी हाँ सर रख दीजिए, तो चलो रख देते हैं फिर। 20 माइनस V डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 माइनस V डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, चलो सबसे पहले वोल्टेज निकालने का ट्राई करें क्या यार, क्योंकि यहाँ पे V आ रहा है तो हमको भी वोल्टेज निकालना है। तो थर्ड के लिए भी बना लेता हूँ, V माइनस जीरो डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस दैट इज 2 ओम। ठीक है, आपने बोला बिल्कुल ठीक है। जब पूरी क्वेश्चन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे 4 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे भी इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, नीचे 4 कैंसिल हो गए, आपने बोला बिल्कुल कैंसिल हो गए। तो ऊपर क्या आया 40 माइनस 2V प्लस 10 माइनस V इज इक्वल टू 2V 40 प्लस 10 50, या माइनस 3V, जब इधर साइड जाएगा ना बच जाएगा प्लस 5V। तो वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 50 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट। सिंपल। अब मुझे V की वैल्यू आपने बोला कि सर 10 वोल्ट है, ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब V की वैल्यू 10 वोल्ट है, यहाँ पे V की वैल्यू 0 है, तो V इक्वल टू IR से मैं फिर से लगा देता हूँ करंट निकालने के लिए, चेंज इन वोल्टेज दैट इज 10 माइनस 0 डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस जो कि है 2 ओम। तो आंसर कितना आ जाएगा, करंट आएगा भैया 5 एम्पियर। कितना करंट आएगा, आई की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर। करेक्ट आंसर इज 5 एम्पियर।
मुझे उम्मीद है कि आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया होगा। जब भी इस टाइप का कोई भी सर्किट देखो आप सबसे पहले अप्लाई करो KCL। इनकमिंग करंट होगा वो इक्वल होगा आउटगोइंग करंट के एट स्पेसिफिक पॉइंट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाया, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ। हमको मिल गया आंसर I इक्वल टू 5 एम्पियर। ठीक है, चलो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं अब। ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन 1.5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो। क्या मिला, फर्स्ट डाटा 1.5 एम्पियर करंट। ठीक है सर। कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया मिला हुआ है, दैट इज 5 मिलीमीटर स्क्वायर। इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन दिस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इन मिलीमीटर पर सेकेंड। सी, कई बार जेई में डायरेक्ट नहीं लिखते, हमको यूनिट दे के पता लगाना पड़ता है कि क्या पूछना चाह रहा है। मिलीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किसकी यूनिट होती है, वेलोसिटी की। और ये हमको पूछना चाह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी या ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट सेकंड थर्ड में फॉर्मूला याद करूँगा तो करंट का मुझे क्या फॉर्मूला याद आएगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर से, फिजिक्स पार्ट 1। करंट I इज इक्वल टू NAE/VD। I क्या होता है यहाँ पे, करंट फ्लो कर रहा है जितना ब्रांच में। N क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। सपोज करिए वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन तक, तो जो ये एरिया होता है ना, इसी को बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर होंगे तभी तो भाई करंट फ्लो होगी। तो इलेक्ट्रॉन और जो करंट इलेक्ट्रॉन्स जिस स्पीड से मूव करेंगे उनकी एवरेज स्पीड होगी, वो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मुझे क्या दे रखा है, करंट की वैल्यू दे रखी है। जी हाँ सर, बिल्कुल दी हुई है 1.5 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है। जी हाँ, बिल्कुल दी हुई है 9 × 10⁻28 दी हुई है। क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है 5 मिलीमीटर स्क्वायर। 5 मिलीमीटर स्क्वायर भैया, स्क्वायर मिलीमीटर में है, मिलीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब मेरे को MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा CGS से। मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं लिख सकता। 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर। 2 मिलीमीटर आ गए यहाँ पे तो होगा 10⁻6 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, 10⁻6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया लिख दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है भैया, लिख दिया। अब चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD। ये लो, आ गया आपका आंसर। जब इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा अपना आंसर। कर लें सॉल्व। ठीक है सर, 1.5 आपने बोला ठीक है सर, मैंने बोला ठीक है। 9 × 10⁻28 × 5 10⁻6 × 1.6 × 10⁻19। यह आएगी मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट्स को साइड में ले जाता हूँ। 1.5 / 9 × 5 × 1.6 × 9 ले लिया, 5 ले लिया, 1.6 ले लिया और 1.5 ले लिया। बचे क्या मेरे पास, क्या बचे बच्चों मेरे पास, 10⁻28 - 6 10⁻19। -19 + 6 कितना हुआ, 10⁻25। 28 - 25 कितना होगा, 10⁻3। और जब ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻C। डिनोमिनेटर में कितना बचा, 10⁻3। जब ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, बन जाएगा, यहाँ से कट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ 10⁻3। सही है, 10⁻3। अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 1.5 1.6 ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाएंगे। डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 ये बनेगा 9 45 1 डिवाइड बाय 45। ऑलमोस्ट आंसर रहेगा 2 के आसपास। ठीक है, और ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा। ठीक है, और मुझे आंसर चाहिए द वैल्यू ऑफ V इन मिलीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, मिलीमीटर पर सेकेंड के अंदर आंसर चाहिए मुझे। तो ये क्या बनेगा, 10⁻³ ये बन जाएगा 0.002। करेक्ट और रॉन्ग,
Let me check once calculation. 1.5 divided by 9.5, 9 multiplied by 5 divided by 1.6 into 10 to power minus 3 आएगा 0.02 मीटर क्यूब। मीटर में जब हम सब कुछ मीटर में रखें अपना आंसर भी मीटर में आएगा। सो बनेगा 2.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। यस 2.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, ये 10 टू पावर माइनस 3 पहले से यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, तो जब टोटल करेंगे मीटर, ये है मीटर पर सेकंड में, बट आंसर चाहिए मिलीमीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो मिलीमीटर पर सेकंड में करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक 10 टू पावर माइनस 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 10 टू पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो बचेगा 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड। आप कैलकुलेशन खुद से कीजिएगा एक बार, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे मैंने 0.02 मिलीमीटर पर सेकेंड यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस में आई होप कि आपने सही आंसर निकाला होगा और अपने कॉन्सेप्ट को समझा होगा। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि आप क्वेश्चंस लगाने से मत डरिए, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। जहाँ से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है, कोई भी बुक से, कोई भी चैनल से, वहाँ पे आप जाके कॉन्सेप्ट सीखिए। बट एक डेली हैबिट बना लीजिए कि आपको डेली इस चैनल पे आना है और आपको क्वेश्चंस खुद से करके देखने हैं डेली। मैं कोई लंबा या फिर कोई चौड़ा आपको टारगेट नहीं देता हूँ, जस्ट 5 to 10 क्वेश्चंस आप डेली आइए और लगा के देखिए। आप नहीं लगा पा रहे हैं या फिर कैसे आपको लगाने हैं, तो आपको अपने आप का कंपैरिजन सेट हो पाएगा। ठीक है, लास्ट में एक कोट जो मैंने लगा रखा, आई होप आपने पहले ही देख लिया होगा इसको, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ये जी हाँ बिल्कुल, अगर आप किसी चीज़ को देख सकते हैं इसका मतलब आप उस चीज़ को कर भी सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। प्लीज़ कमेंट, please whatever queries you are having in your mind, please ask in comment box and keep in touch. Bye bye, sayonara.